हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं पिछले जब भी मैं लाइव आता हूं तो मैंने हमेशा हिंदुस्तान के विदेश पॉलिसी पर बात ज़रूर करी है। जो जो नए नए डेवलपमेंट होते हैं या नई नई बातें सामने आती हैं या कुछ नए अचीवमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम ज़रूर बात करने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस और लोगों में जानकारी पहुंचे कि हम किस प्रकार से पूरे दुनिया में अपने वजूद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और किस प्रकार से हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विदेश पॉलिसी, आवाज़ मेरे ख्याल से आप लोगों तक आ रही है। जी, राज श्रीवास्तव भाई नमस्कार, कैसे हैं? अभी लाइव आने का मकसद मेरा सिर्फ एक है दोस्तों कि हिंदुस्तान के अंदर में कुछ घटनाएं घट रही हैं। कुछ लोगों को तंग किया जा रहा है, कुछ लोगों के ऊपर झूठी कार्रवाई करी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो भारत की फेल्योर विदेश पॉलिसी के ऊपर में बात करते हैं। हिंदुस्तान सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ कदम उठाए जाते हैं, उनके द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं जो विदेशों में असर डालता है। लेकिन जो पॉलिसी हमारे यहाँ लगातार उठ रही है, एक दो को छोड़कर हमारी विदेश पॉलिसी बिल्कुल भी कारगर नहीं है। विदेश पॉलिसी का मतलब आप समझ रही होंगे कि एक सामरिक रिश्ता बनाना दूसरे देशों से, व्यावसायिक रिश्ता बनाना दूसरे देशों से और हमारे आस पड़ोस के कंट्री के साथ रिश्ता कैसा हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर में एक बात होती है जिसको हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है अपने देश के अंदर में। अगर हमारे दूसरे देश के साथ अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, क्या हो गया? बोलो 5 मिनट ठहरने को, ठीक है। आप अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता है तो हमारे वहाँ पे लाखों लोग रोज़गार वहाँ पे पाते हैं और वहाँ पे बसते हैं, अच्छी ज़िंदगी पाते हैं। कनाडा के साथ अच्छा रिश्ता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा रिश्ता है तो हम वहाँ पर नौकरी पाते हैं। इसी प्रकार से देश, अभी आप देखो, जब से बीजेपी सरकार आई है दोस्तों, बड़े बड़े आप एनालिस्ट से बात कर लीजिएगा, जो अच्छे जानकार लोग होते हैं उनसे बात कर लीजिएगा। बीजेपी सरकार जब से आई है, विदेश पॉलिसी बिल्कुल की बिल्कुल फेल्योर रही है और जिस प्रकार का जो अचीवमेंट होना चाहिए हमारे लिए, वो चीज़ें नहीं दिखाई दी हैं। अब आपको मैं एक दो नाम जुड़वा देता हूँ। आपको सबसे पहला मामला आपको याद होगा कि जब नेपाल में जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अशरफ भाई, सिराज खान साहब, मोहतरमा कैसी हैं? ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा नेपाल के अंदर में जब संविधान लागू हुआ तो मधेशी का जो इशू था कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है, वो एक जोर शोर से उठाया गया था, जिसमें भारत ने इंटरवीन किया, भारत ने इंटरफेयर किया और उसके बाद से एक ब्लॉकेड का मामला अपनाया भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, और नेपाल के अंदर में तेल और दूसरे खाने पीने की सप्लाई को बंद कर दिया था। लगभग 135 दिनों तक ये सारी चीज़ें चली थी। उसके बाद से नेपाल और हिंदुस्तान के अंदर जो खटास जो कभी नहीं थी, एक छोटा सा मुल्क जो हमारे देश पड़ोसी मुल्क है, जिसके साथ अच्छे रिश्ते हैं, जिसके साथ पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे उस देश में जाने की, उसके साथ रिश्ता खराब हो गया नेपाल के साथ। उसी प्रकार से एक और पड़ोसी मुल्क है जिससे हमेशा झगड़ा होता रहता है, पाकिस्तान। जब भारत सरकार आई थी, बीजेपी सरकार आई थी और मोदी जी कह रहे थे कि अरे, आपको याद होगा इंटरव्यू पहले का, जब वो इंडिया टीवी में बैठ के रजत शर्मा से बोलते हैं कि अरे, इसमें इतना प्यार से क्या बात करना है जी, लाल लाल आंख दिखाकर हमें अपने चीज़ों को ठीक करना है, बॉर्डर को ठीक करना है, अपने नौजवानों को, अपने जवानों को जो शहीद होते हैं बॉर्डर पर, उन्हें शहीद नहीं होने देना है। अगर वो एक मारेंगे तो हम 10 सर लेकर आएंगे। इस तरह की बातें आपको सुनाई देती थी। तो विदेश पॉलिसी में यह भी एक पॉलिसी होती है कि अगर आपके पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ता कैसा है, बॉर्डर पे शांति है कि नहीं, बॉर्डर पे किस प्रकार का मामला चल रहा है। तो इस मामले में भी हमारी बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल्योर होती दिख रही है। आप देख लेना, इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक बार भी वो आर्मी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि पता है कि वो फेल हो चुके हैं। एक के बदले सर लाने की बात हो रही थी। यहाँ पिछले 4 सालों में इतने हमारे जवान का शहादत हुई है जितना कि पिछले 10 सालों में नहीं हुआ था।
सबसे ज्यादा हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं बॉर्डर पर इस सरकार के रिजिम में। मैं फेल्योर पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूं, दूसरे चीजों पे मत आइएगा कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं, मैं किसी खास नेता को बात कर रहा हूं। लेकिन जो अभी की मौजूदा सरकार है उसकी जो नीति है, विदेश नीति, वो अभी बिल्कुल बिगड़ी हुई है, खराब है, बहुत तरीके से देश को बर्बाद कर रही है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, चाइना के साथ। चाइना आपको पता है लगातार हमारे देश के बॉर्डर पे इंटरवीन करता रहता है, घुसता रहता है, कोशिश करता रहता है। डोकलाम का मामला आपने देखा होगा कि किस प्रकार से फेस ऑफ इंडिया और चाइना के आर्मी आमने सामने खड़े हो गए। चाइना एकदम रंगदारी के साथ हमारे सैनिकों को धक्का देते हुए अंदर लेकर आ रहा था, आपको सबको पता होगा। उसी प्रकार से आपको अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के मामले में पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे वो लगातार अपने सैनिकों को भेजता है, कब्जा करने की कोशिश करता है, और हमारे जो विदेश पॉलिसी है वो वहाँ पर भी फेल होती नजर आती है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम चाइना को मना नहीं कर पाते हैं। वही चाइना अभी अभी एक वहाँ पे खान मिला है, एक खनन करने के लिए एक बेहतरीन एक जगह मिली है जहाँ पर लगभग $68 बिलियन का सोना जो है वहां पे पाया गया है, और वो बॉर्डर पर है। चाइना उस पर भी कब्जा कर लेता है और वहां पर अपने आर्मी और अपने लोकल लोगों को वहां पर बसाकर और हमारे देश के लोगों को बहला फुसलाकर वो अपने तरफ लगाने की कोशिश करता है। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर वाले एरिया पे लगातार लोगों को वो बसा रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक इंटरनेशनल लॉ होता है, जब आपका प्लेबिसाइड वगैरह जब होता है, जब जनमत संग्रह होगा, तो वहां के आसपास के लोगों से पूछा जाएगा कि आप कहां रहना चाहते हैं। वो उसी नीयत से वहां पे लोगों को बसा रहा है जानबूझकर, कि बाद में हिंदुस्तान का वो जो अरुणाचल प्रदेश जो एरिया है उसको हम लोग कब्जा कर ले। तिब्बत के मामले में मालूम ही आपको, चाइना हमेशा उस पर कब्जा किए रहता है, करना चाहता है। सियाचिन के मामले में पता ही है आपको। एक और बॉर्डर से जुड़ा मामला जो विदेश नीति को फेल्योर बताता है वो है, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, मैप में आपको समझ में आएगा, ताकि मैप से समझिए इस चीज को। मैं अभी आपको एक मैप दिखाता हूं, देखिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बात पर चिल्लाना, मोदी को बोलना, बीजेपी को बोलना, कांग्रेस को बोलना, सिर्फ यही चीज नहीं है, हमें हर पक्ष के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि विदेश पॉलिसी की वजह से देश के अंदर में बहुत पैसा, बहुत बिजनेस, बहुत सारे रोजगार आते हैं। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो लाखों लोगों की नौकरी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। ये है हमारा दुनिया। अभी आप देखो, ये मैं गूगल अर्थ खोला हूं जिसमें ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत इस गूगल मैप में। अब आप देखो, ये जो हिस्सा है कश्मीर का, ये जो हिस्सा है कश्मीर का, यहां पे ये रेड जोन आप जो देख रहे हैं ना, रेड जोन, ये वो बॉर्डर का हिस्सा है जिस पर हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर जो जम्मू कश्मीर का ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर जहां मेरा कर्सर दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। देखिए, पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर लिखा है ना, यहां पे यहीं पर है ये गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है। और ये चाइना हमारे इस बॉर्डर से होते हुए पूरे पाकिस्तान में अपना एक अधिकार जो है वो उसमें अपना यहां से सड़क निकालते हुए ये यहां तक आ रहा है, बिल्कुल आखिरी तक। आपको भी पता होगा सिल्कन रोड जिसके नाम से है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सड़क को लेकर। अब एक और आप देखिएगा विदेश पॉलिसी का फेल्योर हमारे देश में। ये हमारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान। ये है हमारा वो हिस्सा जो चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ मिलता जुलता है, ठीक है। ये वो हिस्सा है जो रेड कलर दिख रहा है आपको, आंध्र प्रदेश। अब यहीं पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये जो रेड हिस्सा है जो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, यहां के पूरे आसपास में जो चाइना है वो लगातार हमारे देश के ऊपर कोशिश करता है कि हम चढ़ाई किए रहें, ये अपने आर्मी के थ्रू। अच्छा, एक और ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूं, ये है अपना श्रीलंका। ये श्रीलंका है और हिंदुस्तान से आप कितना करीब है देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये बीच में पूरा समंदर है, और यहां से ये चाइना है ना, ये पूरे समंदर पे चाहता है कि उसका एक अधिकार हो ताकि उसको बिजनेस करने में आसानी हो। ये देखिए, यहां पर एक हम्बन टोटा करके एक रिसेंटली भारत ने कोशिश किया था इस पोर्ट को लेने का, क्योंकि जो श्रीलंका सरकार है, देखिए कितना छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी इसने भारत को मना कर दिया। यहां भी हम फेल्योर हो गए कि एक छोटा सा आइलैंड है यहां पर, एक हम्बन टोटा करके, जहां पर एक एयरपोर्ट है। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको जूम करके, ये हम्बन टोटा, ये रहा।
ये हम्बन टोटा करके एक पोर्ट है जिसका बहुत मायने रखता है ये पोर्ट को अपने हाथ में रखना। लेकिन भारत ने इसमें लगातार कोशिश करी थी, मोदी सरकार ने लगातार कोशिश करी थी, लेकिन ये हम्बन टोटा पोर्ट भी हम अपने हाथों से खो दिए। और रिसेंटली अभी एक हफ्ता पहले चाइना ने इस पर कब्जा सिर्फ इसलिए कर लिया ताकि ये जो हिस्सा है ये समुंदर से होते हुए चाइना जो है यहां से अपने बिजनेस को चलाता हुआ ये पूरे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में मिलता रहा। ये है मिडिल ईस्ट आपका, आप यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे ओमान कंट्री और ये कतर आप देख सकते हैं जहां पे मैं इस वक्त बैठा हूं, ये वाला कतर। ये है कंट्री अफ्रीका जिसको कहते हैं, और इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यानी कि आप गेंडे के सर पे जिस प्रकार का हॉर्न देखते हैं ना, वो हॉर्न की तरह दिखता है, ये सिंह की तरह दिखता है ये, इसीलिए इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां पर भी हमारे भारत की पॉलिसी जो है वो ऑलमोस्ट फेल्योर होती दिख रही है। ये वो हिस्सा है जहां से हमारी विदेश की सारे सामान का आयात निर्यात होता है गल्फ के कंट्रीज से। खैर बहुत सारी चीजें हैं, इस पे बात करिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि हमारे आस पड़ोस के जितने देश हैं दोस्तों, वो चाहे नेपाल हो गया, वो चाहे श्रीलंका हो गया, वो चाहे पाकिस्तान हो गया, वो चाहे चाइना हो गया, वो चाहे म्यांमार हो गया। अभी देखो, अभी किसी एक बाबा घटिया जाहिल इंसान का मैं एक वीडियो देख रहा था कि हिंदू भाइयों आप अपने किसी प्रोग्राम में भारत के झंडा को मत इस्तेमाल करो, ये वो दिस दैट। इसको आज तक पता ही नहीं है कि जिसने पूरे दुनिया में लगभग 60-70 ऐसे कंट्री हैं जिसने रिसेंटली अपने झंडे को चेंज किया है, और ये बताने की कोशिश ये कर रहा है कि जिसमें हरा मुसलमानों का और ना जाने क्या क्या ये उल्टे सीधे बकवास कर रहा है। मैं उसके बारे में बताऊंगा एक डिटेल। खैर मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि मुझे दूसरे देश के झंडों के बारे में याद आ गया, और म्यांमार ने रिसेंटली एक अपने झंडे को बनाया है 2010 में, जिसमें हरा कलर भी है, लाल कलर भी है और सफेद कलर भी है। तो इस कोई जाहिल बाबा से कोई जाके पूछ ले कि क्या वो म्यांमार जो आपको दिखाई देता होगा किस प्रकार से मुसलमानों के और रोहिंग्या के ऊपर में वो अत्याचार करता है, तो उसको हरा रंग लगाने की क्या जरूरत थी। ये एक से एक जाहिल गंवार अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। खैर अब आप देखो यहां पर हमारी जो विदेश पॉलिसी का एक और आपको मैं दिखा रहा हूं, मालदीव एक छोटी सी कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है। ये गूगल मैप है अपना, ये हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत से थोड़ी सी दूरी पर है श्रीलंका, यहां से थोड़ी दूरी पर है मालदीव। एक आइलैंड है, एक छोटी सी कंट्री है, एकदम टुन्नी सी एक छोटी सी प्यारा सा जगह है। ये देखिए, इसने हमें दिया है, इसने हमें अब भारत सरकार को, बीजेपी सरकार को और मोदी जी को कहा है कि अपने सैनिकों को और हम अपने जहाजों को निकाल के यहां से लेके जाइए, क्योंकि इस म्यांमार के ऊपर अब चाइना, पाकिस्तान, दूसरे अफ्रीका के कंट्री, अमेरिका का प्रभाव ज्यादा पड़ गया है, ज्यादा बढ़ गया है। तो अब ये मालदीव जैसे छोटा देश भी अभी 2 दिन पहले की बात है, अल्टीमेटम दिया है कि कृपया आप अपने सामान को यहां से बोरिया बिस्तर को बांध के ले जाने के कृपा करें। तो आप देखो, मुझे कोई भी बंदा जो यहां बता दे आकर, मोदी जी का भक्त हो या कोई अनपढ़ गवार हो, कोई इस तरह का इंसान हो जो विदेश पॉलिसी के बारे में मुझे आकर बता दे कि किस प्रकार से भारत सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मामले में फेल है, 1-2 मामले हैं जो ठीक हुआ है जिसके बारे में बात करूंगा। सार्क देश के मामले में एक मामला हुआ था जिसमें एक और है जो रिसेंटली भारत को हिस्सा बनाया गया है, अमेरिका ने उसको पीठ थपथपाया है कि ठीक है आ जाओ तुम भी हमारे साथ में। वो भी मैं बताऊंगा, जो किसी जमाने में मोदी जी कह रहे थे कि हम कौन है भैया, अमेरिका क्या है जी, हम 125 करोड़ वाले देश की आबादी हैं, हम चाहें तो हम अमेरिका पे दबाव डाल सकते हैं, यहां अमेरिका हमारे ऊपर उल्टा दबाव डाल रहा है। और अब देखो, ईरान हमारे देश का सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था चलती है वो ईरान से दिए हुए तेल से चलती है, सऊदीया से दिए हुए तेल से चलती है। कतर के साथ अच्छा रिश्ता बन रहा है, सारे मुसलमान कंट्री के साथ अच्छा रिश्ता बन रहा है, देखते जाइएगा। ओमान के साथ अच्छा रिश्ता बन रहा है, सऊदीया के साथ अच्छा रिश्ता बन रहा है। ईरान के साथ क्या हो गया, ईरान हमारा अच्छा देश है, दोस्त है। मोदी जी ने अभी शुरुआत करी थी, अभी हिंदुस्तान के 2 राज्यों में एक अपना पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस प्रकार अमेरिका अपने देश में पेट्रोल को संग्रह करके रखता है, उसी प्रकार ने मोदी सरकार ने कोशिश किया कि हम 2 जगह हिंदुस्तान का ऐसी बनाएंगे कि कल को अगर हमारा झगड़ा किसी दूसरे देश से होता है तो हमारे पास इतना पेट्रोल खजाना होना चाहिए कि हम सरवाइव कर सके। तो हमारा जो असम है और एक हमारा उड़ीसा है, 2 जगह पे हिंदुस्तान की सरकार ने संग्रह करने के लिए बनाए।
हाँ सुरेंद्र भाई अच्छा याद दिलाया, जय इजराइल। क्यों आप इजराइल की आप हिमायती करते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है हथियार का, और इजराइल दूसरा सबसे बड़ा बेचने वाला है अमेरिका के बाद से। तो वहां पर जाहिर सी बात है, जहां पर पैसा देना है, जहां पर दलाली खानी है, जहां पर दलाल बनकर पैसा लूटना है, जहां पर देश की जनता के टैक्स का नाजायज इस्तेमाल करना है, और हमारे देश की टेक्नोलॉजी को वो नहीं खरीद रहा है। हमारे देश के सबसे ज्यादा हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, वो अपने खेती बाड़ी को डेवलप कर रहा है, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, लेकिन इंडिया के साथ वो नहीं खरीद रहा है, वो बल्टे बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो जो जय इजराइल लिखने वाले लोग हैं और इसके जो नेता हैं, वो दलाली में कमाने के लिए जिस प्रकार से बोफोर्स और जिस प्रकार से अभी जो रिसेंटली जो रफाइल का मामला सामने आया है फ्रांस के साथ, वो आपको देख के याद आ ही जाएगा कि दलाली किस प्रकार से खाया जाता है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, है ना। तो ऐसे दलाल लोग जो हैं वो कहेंगे ही जय इजराइल। खैर, मैं ईरान पर था, तो ईरान के साथ अमेरिका का रिश्ता अच्छा नहीं है। तो अमेरिका ने यह कहा लाल लाल आंख दिखा के भारत से और भारत जैसे दूसरे देशों से, मोदी जी से, कि खबरदार जो ईरान से तुमने तेल खरीदा, और आपको पता होना चाहिए ईरान एक ऐसा मुल्क है जो शिपमेंट भी अपना फ्री में देता है, यानी कि जो पेट्रोल लेकर आती है जहाज, वो भी फ्री में देता है, और सबसे सस्ता पेट्रोल देता है हम लोगों को। इससे पहले इराक था सद्दाम हुसैन, उसके बाद सऊदी अरबिया है। तो अभी क्या हो गया है कि जैसे ही अमेरिका ने बोला कि इसके साथ रिश्ते मेरे ठीक नहीं है, 4 नवंबर से पहले भारत को पूरा कट ऑफ कर देना है ईरान के साथ रिश्ता। आप लोग पढ़ा करो, एक बार रिसर्च करना, ईरान पेट्रोल कट ऑफ, अमेरिका प्रेशराइज्ड ऑन इंडिया, बस यही 3-4 वर्ड लिखना, आपके पास आ जाएगा, सारी खबरें आ जाएंगी। और विदेश पॉलिसी हमारे देश की क्या है वो सब उजागर हो जाएगा, नंगे हो जाएंगे हमारे नेता जिस प्रकार से उल्टे सीधे बात करते हैं। तो ये जो विदेश पॉलिसी पर हमारी भारत सरकार का स्टैंड है, आपको नहीं बताया जाएगा, मीडिया उस पर चर्चा नहीं करेगी, मीडिया इस पर बात नहीं करेगी, क्योंकि मीडिया को पता है कि अगर हम ये सारी बातें करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा फेल्योर है, जो हमारी जो हमने बेवकूफ़ी की है, जो हमारी सरकार फेल्योर होती जा रही है, हमारे पड़ोसी छोटे छोटे मुल्कों से रिश्ता खराब कर दे रहा है, ये मोदी सरकार ने कर दिया है इन्होंने। तो कैसे अपने आकाओं के खिलाफ, कैसे अपने दलाली को ये लोग ये कर देंगे, मीडिया बता देगी आपके बीच में लाकर। तो कहीं ना कहीं आपको इसलिए नहीं बताया जाता है ताकि आप बेवकूफ़ बने रहें। आप अभी देखो, एक नया रिसेंटली खबर आई है कि एक बंदा है, एक न्यूज़ में वो कार्टून बनाता था, और उसने म्यांमार के इस घटना के बारे में, मालदीव की इस घटना के मामले में, जहां पर भारत सरकार को ये कहा है मालदीव सरकार ने कि आप अपने यहां से निकाले अपने लोगों को, और जब इस बारे में जब उसने कार्टून बना के लोगों को बताया तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करवा दी गई, झूठा फंसा दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। तो आपको कोई नहीं पूछेगा ये कि विदेश पॉलिसी में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, हम किस कंट्री के साथ अच्छा रिश्ता बना रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तापी एंड आईपीआई, आपको पता होना चाहिए कि शायद आपने सुना भी नहीं होगा। TAPI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में गैस का पाइपलाइन बिछाने की शुरुआत की गई थी, जो 2017 में हो जाना था, लेकिन बीच में रिश्ते खराब हो जाने की वजह से, अफगानिस्तान के इशू की वजह से, पाकिस्तान की इशू की वजह से इसको लगातार डिले कर दिया गया। IPI, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, एक और पेट्रोल गैस पाइपलाइन के बारे में रिश्ते की बात थी, 2016 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया अभी तक, काम भी शुरू नहीं हुआ, काम शुरू हुआ भी है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आपसे कोई भी नेता आके बात नहीं करेगा, मीडिया में आकर कोई नेता आपको ये सफाई नहीं देगा कि हमारे विदेश पॉलिसी फेल्योर क्यों हो रहे हैं, हमारे विदेश। अभी आप देखो, एक और कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, जिसके साथ जाके अभी 200 गाय हमारे मोदी जी जाके वहां पे गिफ्ट दिया है, वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली एक हमारा जो सार्क का होने वाला था बैठक, उसको लेकर कुछ इनके अपने ये पापी लोग हैं, तापी को सक्सेस नहीं होने देंगे। भाई मुझे तो हंसी आती है कि क्या बेवकूफ लोग हैं। मतलब हम गाय भैंस हिंदू मुसलमान में अटके हुए हैं, और यहां पर देश विदेश में हमारे लाल लाल आंख दिखा के 36 इंच का नहीं, 56 इंच का सीना दिखाकर एक अपने आप को स्टैंड देना चाहिए था, है ना। तो वो चीज
वो चीज़ लोग सवाल नहीं करते हैं उसमें। बड़े मतलब हंसी आती है कि किस प्रकार से लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, किस प्रकार से मीडिया हमें दोगली मीडिया जो है, जो बहकी और बिकाऊ मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो नाजायज़ खाने वाली मीडिया है, नाजायज़ कमाने वाली मीडिया है, हराम का खाने वाली जो मीडिया है, इस पर बात नहीं करेगी। किसी नेता को वो ला कर सवाल नहीं करेगी कि क्या तुम्हारी विदेश पॉलिसी कैसी है, कोई सवाल नहीं। मैंने अब तक 5-6 कंट्रीज का नाम जुड़वाया। अब देखो, जो नेपाल से रिश्ता खराब, सऊदीया से रिश्ता अच्छा, है ना। श्रीलंका से रिश्ता खराब, कतर से रिश्ता अच्छा। पाकिस्तान से तो खैर बॉर्डर पे पहले ही खराब था, बाद में और आके खराब कर दिया गया। जितने हमारे जवान शहीद नहीं हुए थे वो अब हो गए। चाइना लगातार हमें घेरने की कोशिश कर रहा है चारों तरफ से, समुंदर से लेकर जमीनी रास्ता तक रास्ता बना रहा है वो, बिजनेस कॉरिडोर बना रहा है वो, पाकिस्तान होते हुए बना रहा है वो। पाकिस्तान ने अपने गिलगिट बाल्टिस्तान को दे दिया है चाइना को गिफ्ट में। सियाचिन एक लौता एक ऐसी जगह है जो बीच में, मैं दिखाता हूं उसको भी, जो बीच में एक रोड़ा बना हुआ है चाइना के लिए, और वो भी हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज है, क्योंकि वहां पर हर सेकेंड, हर घंटे, हर दिन करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाता हूं जगह, ये सियाचिन की जो जगह है, जहां पर छोटी सी जगह है और वहां पर हिंदुस्तान ने कब्जा कर रखा है। अदरवाइज ये भी चाइना बहुत आसानी से इसको, सियाचिन ग्लेशियर, ऑलराइट, सो दिस इज द एरिया। ये देखिए, ये जो हमारा प्यारा भारत है ना, नक्शा दिख रहा है, समझ गए, आ गए होंगे भारत का। अब मैं चल रहा हूं कश्मीर की तरफ। ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर, ये जो एरिया है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है, यहां पर अगर हिंदुस्तान ने कब्जा नहीं किया होता तो बहुत पहले ही ये पूरा हिस्सा जो है वो चाइना अपने कब्जे में ले लिया रहता। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो कहलाता है एरिया, इसको कहते हैं LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो हिस्सा चाइना के कब्जा में है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं, और ये वाला हिस्सा है अक्साई चीन। ये वाला रेड आप कलर का देख रहे हैं, ये लाइन, ये चाइना और इंडिया का जो इंडिया का हिस्सा था, ये कश्मीर, वो चाइना ने कब्जा कर रखा है। ये आज से नहीं, इसके बारे में भी मीडिया बात नहीं करेगी। और ये है वो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको ये अपना एक नया प्रोविंस भी बना चुका है पाकिस्तान। कितने फेल्योर को मैं गिनाऊं, कितने फेल्योर को मैं गिनाऊं। लोगों को लगेगा कि ये बैठकर सिर्फ और सिर्फ बैठकर बस मोदी के विरोध में बोलते रहते हैं। मोदी के विरोध में नहीं, हमें अपने देश से मतलब है, हमारे देश की संप्रभुता से मतलब है, हमारे देश की सॉवरेनिटी से मतलब है, हमारे देश के उस मजबूती से मतलब है जिसको लगातार चाइना जैसा देश खाते जा रहा है, चबाते जा रहा है, ड्रैगन है वो हड़पते जा रहा है। और हम लोग दिखाते हैं डर सिर्फ इसलिए कि मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर में लोगों को हिंदू मुसलमान किया जा सकेगा, इसीलिए हम कश्मीर और पाकिस्तान का नाम लेते रहते हैं। और ये वही दोगले लोग हैं, और ये वही डबल स्टैंडर्ड लोग हैं जो अपने पूरे वादे को कभी निभा नहीं सके, जिन्होंने कभी रोजगार नहीं दिया, जिन्होंने कभी बॉर्डर पे सिक्योरिटी नहीं दे सके, जिन्होंने कभी देश के अंदर में आम लोगों को मिलजुल के रहने के संदेश नहीं दिया, जिसने कभी भी अपने आज़ादी के 60-70 साल तक कभी अपने देश के अपना झंडा अपने ऑफिस में नहीं लहराया RSS, वो आज बैठ के राष्ट्रवाद बनने का और सर्टिफिकेट बांटने का ड्रामा कर रहा है। ठीक है, तो ये विदेश पॉलिसी, कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो आई है, 4 साल हुआ है सरकार। अरे 4 साल सरकार आए हुआ है तो कम से कम जो रिश्ते पहले अच्छे थे उसी को कंटिन्यू कर लेते ना। नेपाल जैसे देश से कैसे तुम्हारी दुश्मनी हो गई? नेपाल जैसा छोटा देश जो हमारे ऊपर आश्रित है, जिसका पूरा जो GDP है वो हिंदुस्तान का लगभग 30% वहां पर खर्चा होता है। भूटान को हम बैठा कर खिलाते हैं। ऐसे देश हमारे खिलाफ बोल देते हैं। वहां का जो राजा है नेपाल का, उसने क्या कहा आपको याद होगा 2016 में, कि जितने भी नेपाल के अंदर परेशानी है, चाहे वो जिस प्रकार की परेशानी हो, चाहे वो हमारे इकोनॉमी से हो, चाहे वो हमारी सुरक्षा से हो, वो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से है। सोच लो, इतनी हिम्मत हो गई कि एक छोटा सा कंट्री जिसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन वो भी आज आके सामने बोल जा रहा है मोदी जी को, है ना। तो खैर चलिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। विदेश पॉलिसी के ऊपर बोलिए, मीडिया बात करे, आप लोग दबाव बनाइए,
हैशटैग चलाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि वेयर वी स्टैंड इन द वर्ल्ड, व्हाट अबाउट आवर फॉरेन पॉलिसी। सुषमा स्वराज जी क्या करेंगी? वो तो घर में रहती हैं, मोदी जी जाके गला मिलते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाके गला मिले, 6,000 करोड़ रुपए अडानी के नाम पे दिलवा दिए। एसबीआई से बैंक लोन लिया, वहां के इन्वायरमेंटल एक्टिविस्टों ने बंद करवा दिया प्रोजेक्ट को ऑस्ट्रेलिया में, ये बोलकर कि नहीं ये हमारे वातावरण को खराब कर देगा, ये खनन नहीं होने देंगे। वो अटका पड़ा हुआ है। युगांडा बुरांडा न जाने कौन कौन सी जगह पे जाते हैं, वो दूसरे किस नियत से जाते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल्स बताता, लेकिन मेरे पास अभी फुल इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनका जिस बैठक की वजह से क्यों 200 गाय को वो जाके गिफ्ट किए हैं, उसके भी पीछे रीजन था कि इनको वोट चाहिए था। अभी एक जो रिसेंटली बैठक हुई है और होने वाली भी है। खैर चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही गाय भैंस में अटके रहिए, बेवकूफ बनते रहिए, हिंदू मुसलमान करते रहिए। और मैं जानता हूं कि आप जितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त, आप लोग ये चीज नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग ये चीज नहीं भी बताएंगे, अगर नहीं भी बताएंगे आम लोगों को, जो लोग हमारे नागरिक हैं, साथ के नागरिक हैं, उन लोगों को बताना पड़ेगा। ये रमेश यादव देखो, एक नया ये आया है, वो क्या कहते हैं, रसगुल्ला। ठीक है, अभी मैं तुम्हारे सामने गूगल करके तुम्हें दिखाता हूं। मैं 3 वर्ड लिखूंगा, ऑस्ट्रेलिया, अडानी, मोदी विजिट। अडानी स्टेप्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कोल प्लांट्स अहेड ऑफ मोदी विजिट, री वाटर्स। नाम अगर समझ में आता हो तो देख लेना, ये पढ़ लेना, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है जो न्यूज खबर को छापती है, ठीक है। ये तुम जैसे अनपढ़ लोगों को अंग्रेजी समझ में आएगी कि नहीं आएगी, पढ़ लेना फिर भी। अडानी स्टेप ऑफ ऑस्ट्रेलिया कोल प्लांट्स अहेड ऑफ मोदी विजिट, ठीक है। मोदी $7 बिलियन का ये माइन का प्रोजेक्ट है जिसको अडानी करना चाहता था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगर दिमाग से पैदल और दिमाग में गोबर ना भरा हो दोस्तों रमेश यादव जी, तो जाकर आप पढ़ लेना, ठीक है। लो, अभी तुम्हारे सामने दिखा दिया ना। खैर चलिए, ऐसे गोबर भरे हुए अंधभक्त आते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना काम है जो विदेश नीति है वो। अच्छा ग्रेवाल पाजी, 1 मिनट मत जाना, क्या बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। तो हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से फेल्योर है, वो आपकी आंखों के सामने है। मैं चाहता हूं आप सब लोग इससे अवेयर रहें, पढ़ते रहें, स्टडी करें, पूछें। देखिए इसका मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं। बाप रे बाप, एसबीआई 2019 की पहली तिमाही में 4600 करोड़ के घाटे में। बाप रे बाप। देखिए, मेरा विदेश नीति के बारे में बात करने का सिर्फ एक ही मकसद था। अगर हमारे विदेशों से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, अगर हमारे दूसरे कंट्रीज से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, तो ना हम अपने सामान को बेच सकते हैं, ना हम सामान की खरीदारी कर सकते हैं सस्ते में। चाइना हमारे ऊपर रंगदारी भी करता है और हमारे देश में आकर अपने सामान को भी बेचता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल जो बिजनेस की पॉलिसी बनी है, ट्रेड पॉलिसी बनी है, उसके तहत वो जबरदस्ती हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डालता है। लेकिन हमारे मोदी जी हैं, वो 56 इंच के सीना और लाल लाल आंख के बावजूद भी वो प्रेशर नहीं बना पाते हैं। हमारे देश के अंदर के सामान को बेचने के लिए जगह मार्केट दुनिया में नहीं मिलती है, लेकिन हमारे देश के अंदर को मार्केट को पूरी दुनिया के लोगों को मिलती है। एफडीआई को क्यों लागू करवाया गया, क्या आपको पता है? एफडीआई को लागू कराने में विदेश की कंपनियों का ज्यादा हाथ था, जिन्होंने हमारे देश के नेताओं को शायद मैं कह रहा हूं खरीद लिया होगा कानून बनाने के लिए, और वो हमारे देश में आके सामान बेच सकते हैं एफडीआई के जरिए। हम कहां बेचेंगे? हम कहीं नहीं बेच सकते। हमारे पास 7-8 कंट्रीज अलग अलग हैं, छोटी मोटी कंट्री जो खुद ही बर्बाद हैं, वो क्या हमारे सामानों को खरीदेंगे, है ना? तो हमारे साथ जब रिश्ते अच्छे नहीं होंगे विदेशों के साथ, हमारे साथ जब व्यवसायिक अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, रमेश रीवोटर जो है दुनिया का एक बेस्ट न्यूज एजेंसी में आता है, जिस प्रकार से भारत का द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये 2-3 जो ऐसे हैं, एनडीटीवी, ये जैसे ईमानदार हैं, उसी तरीके से रीवोटर्स हो गया, और भी एनबीसी हो गया या एनसीसी हो गया, ये दुनिया में नंबर 1 टॉप 5 में आते हैं। ठीक है, तो अनपढ़ों की तरह बात ना करो मेरे भाई, ठीक है। मुझे पता है कि गोबर भरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझा करो इस चीजों को, ठीक है। समझो इस बारे में, क्यों किसी को यार डिफेंड करने में लगे हो। मैं डिफेंड भी मत करो, मैं किसी को ऑफेंसिव होकर थोड़ी बात कर रहा, मैं तो बता रहा हूं जो सच्चाई है, जो मैं तो बता रहा हूं जो देश की पॉलिसी अपनाई जा रही है विदेशों में।
आपको नुकसान है। आप आज मैं विदेश में हूं, आज बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अलग अलग देशों में हैं, मिडिल ईस्ट में हजारों लाखों लोग काम करते हैं। 40 लाख लोग केवल और केवल सऊदीया में काम करते हैं, जिसमें 60% जो है 60-40 का रेशियो है हमारे हिंदू और मुसलमानों का, जहां पे हर लोग कमाते हैं वहां पर। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर जब रिश्ते खराब होंगे ना, तो वहां से आपके घर की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। करोड़ों करोड़ रुपए आते हैं विदेश से, करोड़ों करोड़ अरबों रुपए आते हैं विदेश से, कौन करेगा ये? ठीक है, तो समझिए इसको रमेश भाई, समझिए। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप अपने चहेते नेता को पसंद मत करो, लेकिन कम से कम जो देश के भलाई की बात हो, जो देश के फायदे की बात हो, एटलीस्ट उस पर तो एक रहिए। उसके लिए कौन सी आइडियोलॉजी की जरूरत है? हिंदुस्तान के संप्रभुता को बनाए करने के लिए कौन से आइडियोलॉजी की जरूरत है? हमारे नेता विदेश पॉलिसी को चेंज सिर्फ और सिर्फ दलाली के पैसा खाने के लिए करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। दैट्स इट। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की संप्रभुता, हिंदुस्तान की एकता में अनेकता में एकता। और मैंने अभी अभी एक पोस्ट डाला था कि चलो इसमें एक मुहिम चलाते हैं कि ये जितने भी जनसंघी हैं, ये जितने भी ये जो भगवा के नाम पे आतंक फैलाते हैं, इनके घरों पर जबरदस्ती इनके घर के सामने में झंडा फहराइए और राष्ट्रगान गाइए और उन्हें भी गनवाइए। ठीक है, जबरदस्ती कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।